चलिए तो आज बात करते हैं हम यूनिवर्सल मोटर के बारे में। यूनिवर्सल मोटर का नाम भी आपने सुना होगा और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली यूनिवर्सल मोटर है। ये सबसे ज़्यादा यूज होती है ये आपकी ड्रिल मशीन्स, जो पोर्टेबल मशीन होती हैं, आपकी ड्रिल मशीन, ब्लोअर्स, किचन अप्लायंसेस, इन सब में ये यूज होती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर आपने भी पढ़ी होंगे, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि डीसी मोटर या एसी मोटर या सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर है। यूनिवर्सल क्यों कहा गया है इसको? यूनिवर्सल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मोटर आपकी डीसी सप्लाई पे भी चलती है और एसी सप्लाई पे भी चलती है। ठीक है, एक्चुअली में डीसी सीरीज मोटर होती है। कौन सी मोटर होती है? डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के बारे में ये देखा गया कि जब मोटर ये चल रही है और उसके अगर टर्मिनल की जो पोलैरिटी है, ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वो पोलैरिटी आपकी चेंज कर दी जाए तो तब भी मोटर एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो फिर इससे निकाला गया, एक कंक्लूजन निकाला गया कि अगर पोलैरिटी चेंज करने के बाद भी मोटर एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये मोटर एसी सप्लाई पे भी चल सकती है। एसी सप्लाई पे आप जानते हो हर सेकंड में आप 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 50 बार पोलैरिटी या फिर टर्मिनल की पोलैरिटी चेंज होती है, मतलब एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव। तो ये जो मोटर है डीसी सीरीज मोटर, ये आपकी एसी सप्लाई पे भी चल सकती है। ठीक है, अच्छा, डीसी सीरीज मोटर ही क्यों चलती है एसी सप्लाई पर? डीसी शंट मोटर क्यों नहीं चल सकती? ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि डीसी शंट मोटर एसी सप्लाई पे क्यों नहीं चल सकती जबकि डीसी सीरीज मोटर एसी सप्लाई पे चली जाती है। ठीक है, तो चलो डीसी सीरीज मोटर के बारे में पहले थोड़ा सा जान लो। डीसी मोटर के बारे में तो आप जानते हो जो डीसी मोटर का प्रिंसिपल है वो यही है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कंडक्टर पर क्या होता है? एक फोर्स का अनुभव होता है। कंडक्टर एक फोर्स फील करता है अपने ऊपर और जब उसको फोर्स लगता है तो फोर्स लगने के बाद में फिर क्या होता है? टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है और कंडक्टर क्या होता है? उस मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगता है। ठीक है, तो डीसी मोटर्स में तुम भी सब जानते हो कि हमारी दो वाइंडिंग्स होती हैं। जो इसका स्टेटर है उसको हम फील्ड कहते हैं, उसका काम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो हमारा रोटर है यहाँ पर जो घूमता है उसको हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कंडक्टर्स रखे होते हैं और उन कंडक्टर्स में वो कंडक्टर से अपने ऊपर फोर्स का अनुभव करते हैं, उन्हीं कंडक्टर पर टॉर्क एक्सर्ट होता है, टॉर्क उन्हीं कंडक्टर पे लगता है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक, और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो डीसी सीरीज मोटर में जानते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट रहती है। ठीक है, और जबकि जो शंट मोटर है, शंट मोटर में क्या होती है? जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी होती है। ठीक है, और इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क है डीसी सीरीज मोटर का। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन खास विशेषता है इस डीसी सीरीज मोटर की, वो खास विशेषता ये है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। और डीसी शंट मोटर की जो विशेषता है, जो स्पेशलिस्ट है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? ये कांस्टेंट स्पीड पर चलती है। ठीक है, शंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, जबकि सीरीज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्पेशलाइजेशन है इसका, वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने की वजह से इसको किसमें इस्तेमाल किया जाता है? ट्रैक्शंस या जहां पर स्टार्टिंग लोड बहुत ज्यादा हाई हो, ट्रैक्शंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आपके लिफ्ट, हॉइस्ट, क्रेन, इन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। जबकि जो डीसी शंट मोटर है हमारा, इसकी एप्लीकेशन वहां पर है जहां पर आपको कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता हो, जैसे लेथ मशीन, पेपर मिल, राइस मिल, ठीक है, क्लॉक्स, इन सब में डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर में जब एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो टॉर्क एक ही दिशा में क्यों इसका उत्पन्न होता है? ठीक है, जो आर्मेचर पर टॉर्क लगता है वो एक ही दिशा में क्यों लगता है? ठीक, बात समझ में? तो देखिए, अगर हम एसी सप्लाई को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसकी यहाँ पर देख रहे हैं जो करंट हमने मेन करंट दी है, जो हमारी टर्मिनल करंट है, जो हमारी लाइन करंट है, वो लाइन करंट हम देख रहे हैं, वो लाइन करंट सेम, आर्मेचर में भी सेम करंट जा रही है और फील्ड में भी सेम करंट जा रही है। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये हमारी लाइन करंट है IL बराबर IF बराबर ये, मतलब कि फील्ड करंट के बराबर आर्मेचर करंट, मतलब कि वही करंट आर्मेचर में फ्लो करेगी और वही करंट आपकी फील्ड वाइंडिंग में फ्लो करेगी। ठीक है,
तो करंट तो आपकी सेम है, बदली नहीं है। अगर इसकी केवीएल इक्वेशन लिखें तो केवीएल इक्वेशन में क्या आएगा, V बराबर EB प्लस IA RA इंटू IF इंटू RSC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, IF फील्ड करंट आर्मेचर करंट के बराबर है। ठीक है, भाई दो रेजिस्टेंस है हमारे पास में, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। SC का मतलब है सीरीज, RSC प्लस RA। यहाँ पे चाहे आप IA लिख लीजिए, RA लिख लीजिए, क्योंकि करंट तो सेम है। ठीक है, AB हमारा क्या है, ये हमारे जो कॉन्टैक्ट ब्रश होते हैं, ठीक है, उन पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम EB से दिखाते हैं। EB का मतलब बैक ईएमएफ। ठीक है, अब हम बात करें कि जब इसको AC सप्लाई देते हैं तो AC सप्लाई देने पर टॉर्क की जो दिशा होती है वो एक ही दिशा में क्यों उत्पन्न होता है टॉर्क। ठीक है, जो DC सीरीज मोटर का टॉर्क होता है, उस टॉर्क की जो इक्वेशन होती है वो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi इनटू IA। phi क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, फील्ड वाइंडिंग द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड, उसने फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ये वो phi है। ठीक है, इनटू IA। IA क्या है, जो करंट आर्मेचर में फ्लो हो रही है, मतलब जो आपका आर्मेचर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IA है। ठीक है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा और जितनी ज्यादा करंट होगी टॉर्क भी उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आती है, जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग जो करंट फ्लो कर रही है उस पर। देखो फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगी, ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इनटू जो आर्मेचर में करंट फ्लो कर रही है। अब जो लाइन करंट आपने दी है वो तो सेम है, बात समझ में आई। phi बराबर क्या लिख सकते हैं, हम क्या मान सकते हैं, IA भी मान सकते हैं, बात समझ में आई। तो टॉर्क क्या हो गया एक्चुअली में, टॉर्क हम कह सकते हैं कि IA स्क्वायर भी हो सकता है या टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं या नहीं, बात समझ में आई। अब देखिए क्या होता है, अब ये देखा गया कि जब DC सीरीज मोटर को, इधर दिख रहा है ना, जब DC सीरीज मोटर को हमने AC सप्लाई दी तो AC सप्लाई देने पर हमने ये पाया कि जो टॉर्क है इसमें, ठीक है, वो टॉर्क एक ही दिशा में उत्पन्न होता है। मतलब जो टॉर्क हम निकालेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को फॉलो करता है। ठीक है, देखो इधर ये हमने क्या की थी, AC सप्लाई दी थी, ये हमारी आर्मेचर करंट हमने इसको मान लिया, तो ये AC सप्लाई दे रहे हैं इसको, तो आर्मेचर में भी AC करंट फ्लो करेगी। ठीक है, बात समझ में आई। और फील्ड वाइंडिंग में भी तो सेम करंट फ्लो करेगी, बात समझ में आई। इसको हमने मान लिया ये हमारा, इसको हम क्लियर, ये हो गया हमारा phi, ये हो गया हमारे फील्ड वाइंडिंग में करंट जा रही है और ये हो गया हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में करंट जा रही है। अब यहां देखेंगे टॉर्क। अच्छा, इस पॉजिटिव साइकिल के दौरान, इस पॉजिटिव साइकिल के दौरान जब हमारे पॉजिटिव हाफ आया, ठीक है, ये जो पॉजिटिव हाफ था हमारा, जब ये आया तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, देखो आर्मेचर में भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी समय उसी सेम टाइम पर आर्मेचर में जो करंट फ्लो कर रही थी वो भी सेम टाइम पर फ्लो कर रही थी, और जो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रही थी वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय में दोनों वाइंडिंग्स में, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, दोनों में ही एक ही दिशा में करंट फ्लो कर रही थी। तो जब दोनों में ही एक ही दिशा में करंट फ्लो कर रही थी, मतलब कि फ्लक्स जो उत्पन्न होगा वो भी सेम उसी पोलरिटी का होगा जिस पोलरिटी का आपका आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, आर्मेचर में जो आर्मेचर कंडक्टर में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है
वो बिल्कुल सेम पोलरिटी होगी उसी की जिसकी जो फ्लक्स आपका फील्ड वाइंडिंग में प्रोड्यूस हुआ है। बात समझ में आई? क्लियर है ये चीज? जो पोलरिटी का फ्लक्स जिधर एन पोल फील्ड वाइंडिंग में है उधर ही एन पोल उसका आर्मेचर में होगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो टॉर्क जो हमें मिलेगा वो किस दिशा में मिलेगा? पॉजिटिव दिशा में मिलेगा। अब इस हाफ साइकिल के बाद हमारी जो आर्मेचर में जो करंट की दिशा थी, ठीक है, ये हमारी एसी सप्लाई होती है, यही तो होती है। सपोज करो ये हमने एसी सप्लाई मानी, ठीक है, ये हमारी लाइन सप्लाई है, इसका नेचर यही तो होगा। अब ये हमारी नेगेटिव दिशा में फ्लो कर रही है। बात समझ में? यहां भी नेगेटिव दिशा में फ्लो कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मेचर करंट हमारी नेगेटिव दिशा में है और फील्ड करंट हमारी पॉजिटिव दिशा में है, ऐसा तो नहीं है। अब आर्मेचर में भी नेगेटिव दिशा में करंट फ्लो हो रही है और फील्ड वाइंडिंग में भी नेगेटिव दिशा में करंट फ्लो हो रही है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो टॉर्क जो होगा वो टॉर्क भी एक ही दिशा में लगेगा। बात समझ में आई? टॉर्क क्या होगा? वो भी एक ही दिशा में लगेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा टॉर्क जो है कंटिन्यू एक ही दिशा में लग रहा है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी क्योंकि अभी आपने थोड़े दिन पहले ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी थी। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? टॉर्क जो होता है पल्सेटिंग होता है। मतलब कि जब ये नेगेटिव साइकिल आई तो यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन नेगेटिव क्यों नहीं हुई? ये चीज दिमाग में जरूर आई होगी, क्या नहीं? क्योंकि चलो देखो यहाँ तो हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव साइकिल है हमारी, ठीक है, ये पॉजिटिव दिशा में ये आपका करंट फ्लो कर रही है। सपोज करो ये हमने इस साइकिल के दौरान जो हमारा जो टॉर्क था वो इस डायरेक्शन में लगा, तो इस साइकिल के दौरान जब नेगेटिव हाफ आया तो इस नेगेटिव हाफ के दौरान हमारा टॉर्क नेगेटिव दिशा में क्यों नहीं लगा? देखिए क्या है, मैंने तुमसे क्या कहा, सेम करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि जो मेन वाइंडिंग जो फील्ड वाइंडिंग है हमारी, उस फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसकी पोलरिटी जो होगी, उस फ्लक्स की पोलरिटी और सेम करंट आर्मेचर में फ्लो हो रही है, और जो फ्लक्स जो पोल्स इस आर्मेचर में बनेंगे दोनों की पोलरिटी सेम होगी। बात समझ में आई है नहीं है? बात ये कंक्लूजन ये है कि सपोज करो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, इसमें यहां पर एन पोल बना और ये हमारा क्या है? आर्मेचर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें एन पोल इस डायरेक्शन में बन रहा है तो सेम करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा? एन पोल इसका इसी डायरेक्शन में बनेगा। बात समझ में आई? इसका एस पोल अगर यहां पर बन रहा है तो इसका भी एस पोल इसी दिशा में बनेगा। तो होगा क्या, जब यहां पे भी एन पोल और यहां पे भी एन पोल है तो ये सेम पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो एन पोल है ये, बात समझ में आई? ये एन पोल इस एस पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये एन पोल यहां पर चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? और फिर फ्लक्स की डायरेक्शन बदलेगी तो फिर से जब ये एन यहां पर चलेगा तो यहां पर भी एन चला जाएगा, मतलब कि कंटिन्यूअस इसको ये रिपेल करता रहेगा। बात समझ में आई? मैंने तुमसे क्या कहा, सेम करंट फ्लो होने की वजह से डीसी सीरीज मोटर में जो फ्लक्स पोलैरिटी फील्ड वाइंडिंग में होगी वही सेम फ्लक्स पोलैरिटी आर्मेचर वाइंडिंग में होगी। बात समझ में आई? मतलब कि जो फ्लक्स जो पोल जिस दिशा में पोल इस फील्ड वाइंडिंग बनेंगे उसी दिशा में पोल आर्मेचर वाइंडिंग बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये रिपेल करेगा और नेगेटिव साइड के दौरान भी आपका जो टॉर्क है वो कंटिन्यू एक ही दिशा में मिलेगा। बात समझ में आई? तो इस नेगेटिव दिशा में इस नेगेटिव भाग के दौरान में टॉर्क आपको किधर मिल रहा था? कंटिन्यू एक ही दिशा में मिल रहा था। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि अगर हम एसी सप्लाई डीसी सीरीज मोटर को दें तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो कंटिन्यू एक ही दिशा में होगी। बात समझ आ गई? अच्छा, ये काम डीसी शंट मोटर में क्यों नहीं होता? चलिए डीसी शंट मोटर में हम बात कर लेते हैं। इसमें डीसी सीरीज मोटर में हम जानते हैं, तुमने पढ़ा होगा कि देखो जब ये सीरीज में है तो सीरीज में जोड़ेंगे तो जो लाइन करंट होगी हमारी वो फ्लो होगी इसमें,
वही लाइन करंट हमारी फील्ड वाइंडिंग फ्लो होगी, वही लाइन करंट हमारी आर्मेचर वाइंडिंग फ्लो होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें हम मोटे तारों का इस्तेमाल करते हैं और कम टर्न्स उसमें लेते हैं। मतलब जो वर्तनों की संख्या होती है, जो चक्कर हम लगाते हैं, जो फेरे होते हैं हमारे, वो कम होंगे, लेकिन तार का जो साइज होगा वो मोटा होगा। बात समझ में आई? तो मतलब इसमें लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया डायमीटर का हम वायर लेंगे। मतलब कि इसमें क्या होगा, मोटा वायर लेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि हाई करंट फ्लो होती है यहाँ पर। तो जब इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर हाई रेजिस्टिव वायर होगा तो रेजिस्टिव में क्या होता है, करंट हमेशा फेज में चलती है। तुम जानते हैं इस चीज को भाई, जो रेजिस्टिव लोड होता है, रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, करंट हमेशा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ क्या होगा, करंट हमेशा फेज में रहेगी। तो डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग में जब हम वायर्स यूज करते हैं वो मोटा वायर्स लेते हैं। ठीक है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है। अब अगर हम बात करें डीसी शंट मोटर की, डीसी शंट मोटर में ऐसा क्या होता है कि ये एसी सप्लाई पे नहीं चल सकती, क्यों, इसकी बात करते हैं। चलिए अच्छा, इसकी केबल के केसीएल इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो करंट हमारी आ रही है, वो ये जो करंट यहाँ पर आ रही है, ये डीसी शंट मोटर है। ठीक है, ये करंट क्या होगी, दो भागों में डिवाइड होगी। यहाँ पर बात समझ में आई? ये आर्मेचर करंट हो गया, फिर यहाँ से ये करंट आधी होगी, बट गई और ये फील्ड वाइंडिंग में चली गई। ठीक है, पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो डीसी शंट मोटर होती है, उस डीसी शंट मोटर की जो वाइंडिंग में वायर इस्तेमाल किया जाता है, वो वायर पतला होता है और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बात समझ में आई? इसमें हम लेते हैं फाइन वायर और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, अधिक होंगे, मोर होंगे, ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, फील्ड वाइंडिंग का काम है मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस तभी होगा जब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पर हम पतला वायर क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पर पतला वायर हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सेम करंट फ्लो होती है फील्ड वाइंडिंग में भी, क्योंकि सीरीज में जुड़ा है इसके साथ। जो लाइन करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है मेन सर्किट में, ठीक है, टर्मिनल पे जो करंट है वही लाइन करंट फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होगी और वही लाइन करंट आर्मेचर में फ्लो होगी। तो पतला वायर लेने की वजह से क्या हो सकता है कि वायर को हमारे का डैमेज होने का खतरा रहता है, वायर हमारा जल सकता है। इस वजह से हम यहाँ पर पतला वायर नहीं लेते हैं। इसलिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हाई रेजिस्टिव वायर लेते हैं, मतलब मोटा तार लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस मोटे तार में करंट फ्लो हो सके। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, करंट जो होती है यहाँ पर बढ़ जाती है, दो भाग। तो करंट की मात्रा कम होगी जो फील्ड वाइंडिंग करंट जा रही है। बस सीधी सी बात है, करंट आधी हमारी आर्मेचर में बढ़ गई और आधी जो बची वो हमारी फील्ड वाइंडिंग में चली गई। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग बनी होती है, ये पतले पतले तारों की बनी होती है, नंबर ऑफ फाइन वायर्स के बनी होती है। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, इसमें जो चक्कर होते हैं, फेरे होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ होता क्या है, ये जो हमारी लाइन करंट यहाँ पर आई, ठीक, ये लाइन करंट इस फील्ड वाइंडिंग में गई, तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस तो कम है और इंडक्टेंस क्या है, हाई है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाई इंडक्टेंस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इंडक्टिव लोड में आप क्या जानते हो, क्या होता है इंडक्टिव लोड में, जब करंट फ्लो होती है तो इंडक्टिव लोड में हमेशा जो करंट होती है वो लैग करती है। जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, जो वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज सप्लाई से क्या होगा, लैग करेगी। अब यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरा 90 डिग्री लैग करेगी, नियर टू 90 डिग्री या लगभग 90 डिग्री लैग करेगी। ठीक है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है हमारी, आर्मेचर करंट है, आर्मेचर, ठीक है, इस आर्मेचर में क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। ठीक है, यहाँ पर दो कंपेरेटिव चीजें, दो चीजें हैं यहाँ पर, दो वाइंडिंग्स हैं, तो दोनों का कंपेयर की अगर बात करें तो जो फील्ड वाइंडिंग, उस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होता है और इंडक्टेंस बहुत हाई होता है। इसके मुकाबले आर्मेचर का रेजिस्टेंस हाई होता है और इंडक्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आर्मेचर करंट जो होगी वो तो वोल्टेज टर्मिनल के साथ फेज में होगी, और जो फील्ड करंट होगी, जो फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी वो क्या करेगी, लैग करेगी।
ठीक है। तो ये जो दो करंट यहाँ पर बढ़ गई, मतलब फील्ड करंट IF क्या कर रही है, IF लैग्स बिहाइंड IA, ठीक। IF जो होगी, जो फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी हमारी, जो मेन फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, वो जो करंट होगी वो लैग कर जाती है आर्मेचर करंट से, ठीक है। अब इसकी साइकिल बना के समझ लेते हैं जरा। यहां पर लिख सकते हैं इसको, ये तो हो गया, ठीक है। ये हमने मान लिया हमारी क्या है, ये हमारी आर्मेचर करंट IA है, फील्ड करंट, ठीक है। और ये क्या है, ये हमने मान लिया, ये तो हमने मान लिया मेन सप्लाई है ये होगी हमारी मेन सप्लाई, ठीक है। लाइन सप्लाई, इसको लाइन सप्लाई होगी, ठीक। ये होगी हमारी मेन सप्लाई, मेन सप्लाई मतलब AC सप्लाई, AC लाइन सप्लाई, AC सप्लाई यही होती है। अब ये हमने मान लिया कि ये जाएगी आर्मेचर में, ठीक है। अब फील्ड वाइंडिंग में भी यही करंट जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में यही करंट जाएगी इधर, जब AC दी हुई है हमने, AC पैरेलल में कनेक्ट है, फील्ड वाइंडिंग में यही करंट जाएगी। अब क्या होगा, अब हमने जैसा कि पहले बताया कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसका जो इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हाई होता है। तो इंडक्टेंस हाई होने की वजह से करंट क्या करती है, जो फील्ड करंट होती है वो क्या करती है, लैग करती है, ठीक है। क्या है तो जो हमारी फील्ड करंट होती है वो क्या करेगी, फील्ड वाइंडिंग करंट क्या करेगी, लैग करेगी, ठीक है। हम मान लेते हैं लगभग ये क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी, ठीक है। तो 90 डिग्री कहाँ होगा, इसका 90 डिग्री यहाँ होगा, पूरे 180 डिग्री की साइकिल है, तो 90 डिग्री कहाँ होगा, इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आर्मेचर में करंट गई, ये आर्मेचर की साइकिल्स हो गई, ठीक। अब हम ये साइकिल हम मान लेते हैं ये फाई मतलब मेन फील्ड फ्लक्स, फाई मतलब जो फील्ड वाइंडिंग में करंट जा रही है वो वाला फ्लक्स है, ठीक है। तो इसमें जो करंट है हमारी, देखो फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, भाई जितनी करंट जाएगी उतना फ्लक्स उत्पन्न होगा, और जिस टाइम जाएगी उस टाइम फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है। तो जो फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स हो रहा है वो 90 डिग्री लगभग लैग कर रहा है, हमने 90 डिग्री इसको मान लिया, तो 90 डिग्री क्या हो गया, ये हमारा फ्लक्स हो गया, ठीक है, या IF हो गया, IF बराबर पाई, ठीक है। तो आप देख रहे हो जब 90 डिग्री लैग करेगी तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, इससे 90 डिग्री पीछे रहेगी, तो ये यहाँ पर बढ़नी शुरू हुई, तो ये 90 डिग्री के बाद बढ़नी शुरू होगी, तो देखिए कि ये आपका 90 डिग्री के बाद में बढ़ना शुरू होगा, ठीक। और इस दौरान क्या होगा, चलिए अगली वाली साइकिल देखते हैं, जहां पर ये इसका 90 डिग्री देखिए, ये हमने मान लिया इसका 90 डिग्री, अब इसका 90 डिग्री हो गया। अब हमारी जो साइकिल थी AC की, उस वो दूसरे हाफ में क्या हुआ, अगली हाफ साइकिल जो थी वो क्या होगी, रिवर्स होगी, ठीक है। भाई देखिए यहाँ पर क्या होगी, ये रिवर्स होगी, मतलब कि नेगेटिव दिशा में चली गई, बात समझ में आई। तो जब नेगेटिव दिशा में चली गई तो यहाँ पर ये आपकी बढ़ना शुरू हुई थी, ठीक है। यहाँ पर जब कम हो रही थी तो पॉजिटिव दिशा में गई, ठीक है। उसके बाद फिर ये साइकिल आपकी ऐसे आई, क्लियर। और फिर जब ये नेगेटिव दिशा में जा रही थी तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गई, ठीक।
अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये साइकिल कैसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी। ठीक, तो आप देखो कि आर्मेचर में तो जो करंट थी वो पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन जो फील्ड में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो उसके जस्ट अपोजिट हुआ। बात समझ में आई? उसके जस्ट अपोजिट पोलरिटी का फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसमें, तो उसमें जो करंट थी वो आपकी वापस दिशा में नेगेटिव दिशा में थी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो अगर हम टॉर्क की इक्वेशन देखें, यहां पर ये टॉर्क, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां पर बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया, नेगेटिव दिशा में हो गया। ठीक है, यहां पर ये पॉजिटिव, यहां पर ये साइकिल पॉजिटिव, तो टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव दिशा में होगा। मतलब कि एक हाफ साइकिल के दौरान, एक पूरी हाफ साइकिल के दौरान 180 डिग्री साइकिल के दौरान जो टॉर्क हुआ वो टॉर्क आपका, मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान मैं बता रहा हूं, जब हमने एसी सप्लाई दी और एसी सप्लाई का जब एक पॉजिटिव हाफ आया तो कम से कम इस पॉजिटिव हाफ के दौरान तो एक तरफ टॉर्क होना चाहिए था ना घूमने के लिए, लेकिन इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही टॉर्क की कंडीशन क्या थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पल्सेटिव थी। बात समझ में आई? मतलब क्या थी, एक हाफ साइकिल के दौरान ही टॉर्क एक बार पहले नेगेटिव दिशा में हुआ, फिर पॉजिटिव दिशा में हुआ, और ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो हो गया ना, हो गया ये एक हाफ साइकिल के दौरान। ठीक है, इसी दौरान इस साइकिल के दौरान देखिए यहां पर नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, भाई ये भी आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रही है वो भी नेगेटिव दिशा में है, और जो फील्ड वाइंड में करंट फ्लो हो रही है वो भी नेगेटिव दिशा में है। ठीक, अब आपका यहां पर देखिए ये IF हो गया। ठीक है, ये IA हो गया। हाँ, यहां पर आर्मेचर करंट नेगेटिव दिशा में है और यहां पर फील्ड में जो फ्लक्स है, जो फील्ड वाइंडिंग करंट है वो पॉजिटिव दिशा में है। तो हमने मान लिया यहां पर क्या हो गया, अपोजिट हो गया, इसको हमने मान लिया नेगेटिव। अगली वाली साइकिल के दौरान ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव दौरान क्या होगा, इस दौरान जो टॉर्क होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक साइकिल के दौरान इस पॉजिटिव हाफ के दौरान ही टॉर्क आपका क्या हुआ, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, इसी प्रकार एक बार पॉजिटिव एक बार इस नेगेटिव के दौरान भी। तो ओवरऑल एक पूरी साइकिल के दौरान टॉर्क आपका क्या हुआ, दो बार पॉजिटिव हुआ, दो बार नेगेटिव हुआ, और ओवरऑल जो टॉर्क हुआ वो आपका जीरो हो गया। बात समझ में आई? कैंसिल आउट कर दिया, मतलब टॉर्क आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर हम बात करें, देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी सप्लाई की, 50 हर्ट्ज पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव। बात समझ में आई? और जब हम एसी सप्लाई डीसी मोटर को देते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, हमारी लाइन सप्लाई के डबल हो जाती है, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो कितने साइकिल है, ये जो पॉजिटिव की साइकिल है कितनी आएंगी, 50 आएंगी, नेगेटिव साइकिल कितनी आएंगी, 50 आएंगी, मतलब एक पूरी साइकिल को टाइम कितना मिल गया, 100/100, मतलब 50 साइकिल को आपको आपकी 50 साइकिल से ओवरऑल। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, मतलब कि देखिए आप एसी सप्लाई इसके लिए सप्लाई निकालिए, एक सेकंड में आपको 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव। ठीक है, एक सेकंड में, तो एक सेकंड का टाइम कितना हो गया, 1/50 हो गया। एसी सप्लाई का यही तो होगा भाई, एक सेकंड में 50 साइकिल्स होती हैं आपकी, तो एक साइकिल को टाइम कितना मिला है, 1/50। ठीक है, तो इस
पूरे 10 मिली सेकेंड में, ठीक, 5 सेकंड 5 मिली सेकंड टॉर्क पॉजिटिव, रोटर आपका जो आर्मेचर 5 मिली सेकंड के लिए पॉजिटिव दिशा में और 5 मिली सेकंड के लिए नेगेटिव दिशा में। इतना टाइम कम है, बहुत ज्यादा, ये रोटर आपका इनर्शिया से बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए क्या होता है कि जो ओवरऑल टॉर्क हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आसान भाई, जब एक अकेले पॉजिटिव साइकिल के दौरान इस 90 डिग्री के लिए इधर और अगले 90 डिग्री के लिए इधर, ठीक है, तो शंट मोटर, डीसी शंट मोटर जो होती है वो आपकी एसी सप्लाई पर रन नहीं कर पाती है। जब अगर आप एसी सप्लाई इसको दे दोगे तो एसी सप्लाई देने पर क्या होगा, देखिए जो हमारी डीसी मोटर होती है उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, V इक्वल टू EB प्लस IAR, ठीक, ये हमारी डीसी शंट मोटर की जनरल इक्वेशन होती है। डीसी शंट मोटर में डीसी मशीन जो होती है, V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, EB क्या है, जो आर्मेचर में बैक ईएमएफ है वो EB है हमारा, वोल्टेज पर जो उसके ब्रश होते हैं उन पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, ये जो बैक ईएमएफ है EB, और IA क्या है, आर्मेचर में जो करंट फ्लो हुई है वो है, RA क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये आप जानते हो जब स्टार्टिंग में करंट फ्लो होती है, जो स्टार्टिंग करंट होती है वो हमेशा हाई होती है। ये आपने प्रैक्टिकल किया है, इंडक्शन मोटर में हमने प्रैक्टिकल किया था, रोटर को जब हमने स्टैंड स्टिल कर दिया था, रोक दिया था एक तरीके से, और जब हमने करंट मेजर की थी स्टेटर की, तो उस जो मोटर, जो सिंगल फेज मोटर थी वो नॉर्मल लोड पर 9 एम्पियर या 5 या आपका 8 एम्पियर 9 एम्पियर करंट ले रही थी, वो स्टैंड स्टिल रोटर पर जब रोटर को ब्लॉक कर दिया था, देखा था ना मीटर में, मल्टीमीटर में, वो करंट, वो स्टेटर आपका कितना करंट ले रहा था, 30 एम्पियर करंट ले रहा था, 30 से 35 एम्पियर, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो देखिए ये जनरल इक्वेशन होती है। आपने एसी सप्लाई दे दी, वोल्टेज आपके कितने हैं, 240 वोल्टेज सपोज करो हमने मान लिया, 220 वोल्टेज मान लिया, ठीक है। जो बैक ईएमएफ होता है, जब रोटर आपका घूमा ही नहीं है, जब आर्मेचर घूमा ही नहीं है, तो जब आर्मेचर नहीं घूमा है तो उसका जो EB होगा, बैक ईएमएफ होगा, वो बहुत कम होगा, और इसको हम जीरो मान लेते हैं। जब वो घूमता ही नहीं है तो बैक ईएमएफ कहां से होगा, वो होता है 0 प्लस IA, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करें, आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करें तो आर्मेचर रेजिस्टेंस मतलब जो रोटर है आपका, उसका रेजिस्टेंस जब स्टार्टिंग में होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अगर उस आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम 0.5 एम्पियर में मान लें, ठीक है, 0.5 भी छोड़ो आप 1 एम्पियर में मान लो, सॉरी 1 ओम आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, उसको हमने 1 ओम में मान लिया, तो आर्मेचर में करंट कितनी आ गई, 220 एम्पियर करंट आ गया। और 220 एम्पियर करंट के लिए क्या होता है, ये जो आपकी मोटर डिजाइन होती है उसकी जो वाइंडिंग होती है वो 220 एम्पियर के लिए नहीं बनी होती है, ठीक है। जब 220 वोल्टेज दे रहे हैं तो 220 एम्पियर करंट फ्लो होगी उसके आर्मेचर में, क्या होगा, आर्मेचर की वाइंडिंग तो जल जाएगी, ठीक। तो इसलिए ना तो कभी डीसी शंट मोटर को एसी सप्लाई देनी चाहिए। अगर आप दोगे, आप एसी सप्लाई को कंटिन्यू दोगे तो एसी सप्लाई देने पर क्या होगा, क्योंकि रोटर तो घूमेगा नहीं, आर्मेचर तो रोटेट करेगा नहीं, तो जब आर्मेचर रोटेट नहीं करेगा तो रोटेट ना करने की वजह से जो उसकी फील्ड वाइंडिंग में और आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और जिसकी वजह से क्या होती है, वाइंडिंग आपको जल सकती है। डीसी सीरीज मोटर में क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब आप एसी सप्लाई डीसी सीरीज मोटर को देते हो तो रोटर आपका जो आर्मेचर है वो घूम जाता है, रोटेट कर जाता है, और जब रोटेट कर जाता है तो क्या होता है, रोटेट करने पर V प्लस AB, अच्छे जो ये कंडीशन है, ये सीरीज में क्या होगा, V बराबर EB प्लस IAR, ये आर्मेचर के लिए है, तो बैक ईएमएफ की कुछ वैल्यू होगी, ये 0 नहीं होगा। अगर 220 हमने मान लिया ये दिया है तो बैक ईएमएफ की कुछ वैल्यू होगी, लगभग 50 से 100 वोल्ट होगी, ठीक। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा उसको, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होगा, आपका जो ये आर्मेचर करंट आएगी इसकी मात्रा बहुत लिमिट हो जाएगी।
और समझ में आई। इसलिए इस पर डीसी सीरीज मोटर पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि रोटेशन होने के बाद में अगर रोटर आपका रोटेट कर गया, अगर आर्मेचर रोटेट कर गया तो फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, बैक ईएमएफ भी ज्यादा होता है, तो जो करंट होती है वो करंट की मात्रा से ज्यादा नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि डीसी सीरीज मोटर एसी सप्लाई में क्यों घूम जाती है और शंट मोटर क्यों नहीं घूमती। ये बात समझ में आई है नहीं है, ये बताओ आई समझ में। मतलब कि अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है, अगर यूनिवर्सल मोटर की बात करें तो यूनिवर्सल मोटर इज नथिंग बट ए सिंपल डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, इफ वी अप्लाइड एसी सप्लाई टू ए डीसी सीरीज मोटर देन व्हाट हैपेंस, आर्मेचर रोटेट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब डीसी सीरीज मोटर को आप एसी सप्लाई देते हो तो एसी सप्लाई देने पर क्या होता है, उसका जो आर्मेचर है वो घूमने लगता है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो डीसी सीरीज मोटर थी जो डीसी सप्लाई में चल रही थी वो एसी सप्लाई में भी चल सकती है। तो दोनों सप्लाई में चलने की वजह से क्या कहते हैं, इसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर यूनिवर्सल मोटर है तो बिल्कुल प्योर डीसी सीरीज मोटर होगी, नहीं। उसमें कुछ डीसी सीरीज मोटर को जब आप एसी सप्लाई दोगे तो कुछ हमें लॉसेस होते हैं। ठीक है, उसमें हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, वो जो हमारी हानियां हुई हैं उन हानियों को हम कुछ सुधार करके उसके डिजाइन में। ठीक है, अगर हमें यूनिवर्सल मोटर बनानी है तो डीसी सीरीज मोटर में हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं, कुछ सुधार करने होते हैं। ठीक है, और उन सुधारों को कम करके उन सुधारों को करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे लॉसेस होते हैं, पावर फैक्टर लो होता है, उनको हम कम कर सकते हैं, हानियों को जो लॉसेस हुई उनको कम कर सकते हैं। और यूनिवर्सल मोटर जब हम बनाते हैं तो डीसी सीरीज मोटर में कुछ इंप्रूवमेंट्स हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वो क्या क्या लॉसेस हमें होते हैं अगर हम डीसी सीरीज मोटर को हम चलाते हैं एसी सप्लाई पर, हमें क्या क्या लॉस होते हैं और उन लॉसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। तो लेकिन अगर डीसी सीरीज मोटर को हम एसी सप्लाई देंगे तो उसमें कुछ नुकसान, कुछ लॉसेस हमारे होते हैं। क्या लॉसेस होते हैं, एक तो हमारी एफिशिएंसी लो हो जाती है बहुत ज्यादा, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस होने की वजह से। अच्छा, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस ये सीन में आ गया, अब आपके पिक्चर में आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि आपने एसी सप्लाई दी थी। ठीक है, देखिए जो हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं और जो एडी करंट लॉस होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो जो कोर लॉस होते हैं हमारे, कोर लॉस या आयरन लॉस, ठीक है, यही तो होते हैं हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, जो कोर लॉस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब पहले डीसी में क्या होता है, डीसी में तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो जब 0 होती है तो ये लॉस भी पिक्चर में नहीं आते। नाउ वी अप्लाइड एसी सप्लाई टू ए डीसी मशीन, डीसी सीरीज मोटर, देन द लॉसेस एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी, व्हिच लॉसेस, दैट इज आयरन लॉस और कोर लॉस, नेम्ड इज एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। Now we are applying to AC supply to the DC series motor. DC series motor को हम AC सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, तो जब जैसे हमने DC series motor को AC सप्लाई अप्लाई की तो उसके साथ जो जुड़े हुए थे हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस वो भी पिक्चर में आ गए। ठीक है, तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस होने की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी लो हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हाई रिएक्टेंस होने की वजह से आपका पावर फैक्टर भी कम हो जाता है, लो हो जाता है। और तीसरा लॉस क्या होता है, हमें जो हमारे ब्रश होते हैं उस ब्रश पर हमारी स्पार्किंग उत्पन्न होती है, स्पार्किंग जनरेट होने शुरू हो जाती है। ठीक है, वी कैन ओवरकम बाय सम इंप्रूवमेंट्स, कुछ इंप्रूवमेंट करके हम इन जो लॉसेस हुए हैं इनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इनको कम करने के लिए क्या होता है, जो हमारे स्टेटर की सबसे पहले जो लॉस था एफिशिएंसी वाला, जो हमारा पहला लॉस था एफिशिएंसी डाउन हो रही थी, एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं। जो स्टेटर कोर है, ठीक है, स्टेटर कोर हम ऐसे मेटल के बनाए जिसका हिस्टेरिसिस लॉस जिसमें कम होता हो। ठीक है, सिलिकॉन स्टील लाइट है। ठीक है, और जो स्लिप जो हमारी क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है स्टेटर कोर की, उन स्ट्रिप्स पर हम क्या करते हैं, लैमिनेशन करके हम एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मेटल जो है जिसका हिस्टेरिसिस लॉस ऑलरेडी कम हो
और उन पर लैमिनेट करके बाय द लैमिनेशन वी कैन रिड्यूस द एडी करंट लॉस। जो एडी करंट लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं लो हिस्टेरिसिस लॉस मटेरियल और दूसरा क्या लैमिनेशन। दूसरा वाला क्या था हमारा, दूसरा वाला लॉस था हमारा पावर फैक्टर लो हो रहा है हाई रिएक्टेंस होने की वजह से। जो डीसी मोटर है उसमें जो हाई रिएक्टेंस होने की वजह से पावर फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, लो हो रहा है। उस पावर फैक्टर को हम बढ़ा सकते हैं क्या करके, जो हमारा स्टेटर कोर में जो फील्ड पोल है, ये हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये जो हमारा स्टेटर है इसमें जो फील्ड पोल निकले हुए हैं ये, ठीक है, इनका एरिया बढ़ा करके, एरिया बड़ा हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है, एरिया बढ़ा करके इंक्रीज करके इस रिएक्टेंस को कम करके हम, ठीक है, जो पावर फैक्टर का जो हमारा कॉन्सेप्ट था पावर फैक्टर लो हो रहा है उस पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो रहा था हमारे ब्रश पर स्पार्किंग हो रही थी। ठीक, तो ब्रश पर स्पार्किंग रोकने के लिए क्या करते हैं हम, इस ब्रश पर स्पार्किंग रोकने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ब्रश का जो एक्सेस होता है पहले क्या होता है MN, देखिए इस ब्रश के एक्सेस को थोड़ा सा बदल देते हैं। ये हमारा मेन एक्सेस होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे ब्रश होते हैं, ठीक, क्लियर। इस एक्सेस को या ब्रश को थोड़ा सा घुमा देंगे और इसको हम ऐसे कर देंगे, ये जो हमारा एक्सेस होगा, ठीक है, बात समझ में आई। जो स्टेटर एक्सेस होता है उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं वाइंडिंग को, ठीक है, डिस्प्लेस कर देते हैं जिससे कि ब्रश पर स्पार्किंग ना हो। तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में था, यूनिवर्सल मोटर के बारे में था। इसका जो एप्लीकेशन होता है यूनिवर्सल मोटर का, अच्छा यूनिवर्सल मोटर में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, लाइन सप्लाई की डबल हो जाती है। जो आर्मेचर जो आपकी मोटर में डीसी सीरीज मोटर में फ्रीक्वेंसी जाएगी आर्मेचर में जनरेट होगी, ठीक है, वो लाइन सप्लाई की डबल हो जाती है। तो डबल होने से क्या होता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आई। एक तो ज्यादा लॉसेज होने की वजह से इसको 750 वाट तक ही बनाया जाता है, इससे ज्यादा इसको डीसी यूनिवर्सल मोटर को नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल इसमें किसमें किया जाता है, ड्रिल्स, पोर्टेबल मशीन्स, ठीक है, ब्लोअर्स, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। चलिए